नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और बात कोरोना की करेंगे। कोरोना पर चर्चा होगी क्योंकि कोरोना को हराना है और डॉक्टरों की सलाह को अपनाना है, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप कोई भी दवाई मत लीजिए। इसलिए गुलिस्तान न्यूज पर लगातार डॉक्टर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट को हम बुला रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि कोरोना की जो सुनामी इस वक्त आई है उससे आप आखिर कैसे बच पाएं। और आज भी चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, दो डॉक्टर, और आपको बताएंगे कि आखिर आपको इस कोरोना काल में कैसे बचना होगा कोरोना से और आपको क्या उपाय करने होंगे। फिलहाल आपको भ्रमित नहीं होना है। जो आप इस वक्त भ्रमित हैं कोरोना को लेकर, क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे कोरोना से बच पाएं, घर पे क्या करना है, किस अवस्था में आपको अस्पताल जाना है, वो सारी चीजें गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर एक्सपर्ट की टीम आपको बता रही है। लेकिन उससे पहले आपको आंकड़ा बता देते हैं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े उससे पहले आपको बता दें कि देश भर के अंदर एक बार फिर आंकड़ा भयावह सामने आया है। हालांकि थोड़ी राहत आप जरूर कह सकते हैं क्योंकि इस बार यानी 24 घंटे का आंकड़ा 3,29,000 के करीब है, यानी 3,29,000 है और मौतों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। हालांकि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ, 3,800 के करीब मौतों का आंकड़ा एक बार फिर सामने आ गया है, यानी मौतों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े में अगर कमी होती तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई जो संक्रमण की दर थी वो कहीं ना कहीं घटने लगी है। पर ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर्स भी आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़े जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ रहे हैं। ये सवाल भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस वक्त कई सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। फिलहाल अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जिक्र करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रही है। 18 साल से ऊपर के आप व्यक्ति हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए और कोरोना की वैक्सीन लगवाकर आप आ सकते हैं, क्योंकि अब लगभग सभी राज्यों ने मुफ्त में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का ऐलान किया है कि उन्हें अस्पतालों के अंदर लगाई जाएंगी। हालांकि जब हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली सरकार ने यहां पहले ही ये कह दिया है कि वैक्सीन की कमी है और राज्य सरकारें भी ये कह रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या अलग अलग राज्यों का जिक्र करते हैं तो जितनी कोरोना वैक्सीन आ रही है उतनी ही डोज दी जा रही है, लेकिन चुनौती बड़ी है और चुनौती से पार पाना होगा। फिलहाल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है और तीसरी लहर जब आएगी तो बेहद खतरनाक वो होगी बच्चों के लिए और उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। हालांकि दूसरी लहर के भी तीसरी लहर की चर्चा हो रही है और तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि बच्चे खासा प्रभावित होंगे, इसलिए माँ बाप को बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि बच्चे खासकर सेहतमंद चीजें खाएं और बच्चों की तरफ माँ बाप अभी से ध्यान दें ताकि वो तीसरी लहर की चपेट में ना आए। क्योंकि हमने देखा कोरोना की जब पहले लहर आई, पहली लहर में ज्यादातर बुजुर्ग चपेट में आए हैं, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो ज्यादातर युवा इसकी चपेट में आए। लेकिन जब तीसरी लहर आएगी तो ये कहा जा रहा है कि बच्चे उसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी लगातार हर रोज जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि आंकड़े तो आ रहे हैं सामने, लेकिन रिकवरी ग्रोथ की ऊपर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर की टीम हमारे साथ है। तमाम बातचीत हम उनसे करते हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे डॉक्टर आनंद शुक्ला साहब हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कोरोना की तो सोनकर साहब ये जरा समझाइएगा, क्योंकि आंकड़ों का खेल है और आंकड़े कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो आंकड़ों में कमी देखने को मिली है 3,29,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा लगभग उतना ही रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि कोरोना जो अभी पीक पर है अब वो समय आ चुका है कि हाँ हम ये कह पाए कि अब धीरे धीरे आंकड़ों में हम देखेंगे कि गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं पाबंदियां हैं तो कहीं कहीं कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं कि अब कोरोना पर नकेल कसने लगी है। क्या मैं सही हूं? क्या वाकई जो जनता जानना चाहती है आप इसमें हाँ में जवाब देंगे? सिद्धार्थ साहब। देखिए, हर चीज दो चीजें हैं। एक तो रिकवरी रेट बढ़ी है, डेथ के रेट पे चेंजेस नहीं आया है, लेकिन जो संख्या बढ़ी उसको दो तरीके से समझिए। एक तो जो बैक्टीरिया, जो वायरल का इन्फेक्शन का रेप्लिकेशन का जो ग्रोथ कर्व है, अगर हमारा बीच में ट्रांसमिशन ब्रेक हो रहा है, लॉकडाउन के जितने भी हमारी सरकारों द्वारा या सिस्टम द्वारा जो जतन किया जा रहा है उससे ब्रेकडाउन, उससे जो ट्रांसमिशन का रेट कम हो रहा है। हर ग्रोथ की एक डेथ फेज आती है, स्टेशनरी फेज आती है। तो जो वायरस जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड या होस्ट उनको मिल चुका है, जो इन्फेक्ट कर चुके हैं, उनका तो जो रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो उनका रेट तो कम होना स्वाभाविक है। और ये रेट इसलिए भी कम आ रहे हैं कि जो लॉकडाउन होने के बाद जो दूसरे उसको जो ट्रांसमिशन का चेन है वो ब्रेक हुआ, उसे दूसरे होस्ट नहीं मिले हैं, तो वो रैपिडली उस चीज को अचीव नहीं कर पाया जो वायरस के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मूव है कि जो
हमारी व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन सुधार की तरफ बढ़ रही हैं, उसका एक तो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारा जो रिकवरी रेट हायर है और डेथ रेट धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा है, जो इन्फेक्शन रेट मिनिमाइज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वायरस के लिए जो ट्रांसमिशन का जो चेन है वो नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ब्रेक की वजह से। और दूसरा जो हेल्थ सेक्टर का जो एम्पावरमेंट है डे बाई डे बढ़ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, वेंटिलेटर को लेकर हो, आईसीयू को लेकर हो, और लोगों को बेड मिल पा रही है। और जो जानकारियां भी समय के साथ दी जा रही है, नई नई जानकारियां जो शोध बेस्ड है, जो पब्लिक को दी जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, अदर प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है, उसका भी कहीं कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरी वेव है, लोगों ने इसको सीरियस लिया है। पहले वेव की तरह कैजुअल नहीं हो कि नहीं ये ऐसा है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। इस साल लोग वाकई स्केयर्ड हैं और इस चीज को सीरियस लिया है, और उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमें एक हेल्प कर रही हैं, हमें उसको कोरोना के इन्फेक्शन से नकेल करने के लिए। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि इंडिविजुअल भी, हेल्थ सिस्टम भी और पॉलिसी भी, तीनों चीजें मिक्स करके एक कंबाइंड कंस्ट्रक्टिव वे में चल रही है, जिससे हम कोरोना पे नकेल कस पा रहे हैं। बिल्कुल। शुक्ला साहब, जो सोनकर साहब कह रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमति जताते हैं? क्योंकि ठीक बात है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर देखने को मिली है, पर क्या मौतों का आंकड़ा इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना के नए नए वेरिएंट हैं, और जब कोई कोरोना से ग्रसित है और ज्यादा ही अब उस स्टेज में आ जाता है कि जहां पर रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए शायद मौतों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है, या वजह कुछ और है? वो दर्शकों को बताइएगा शुक्ला साहब। जी बिल्कुल, वजह दोनों है। एक तो डिफरेंट है, दूसरी चीज जो कोरोना के कारण बहुत से पेशेंट जो है नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे एमआई है, हार्ट अटैक हो गया और साथ में कोरोना है, तो आप उसको जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसमें आप कोविड वाले में भेज देंगे, वहाँ वो कार्डियक नेग्लेक्ट हो गया और मर गया। तो ये बड़ी एक समस्या है जिसको अभी ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा, एक्सपर्ट स्कीम करने में भी टाइम लगेगा। और ये यही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, हर जगह यही दिक्कत है, क्योंकि कोविड एज ए सिंबल लग गया, लेबल लग गया। जैसे आप कमांडेंट चीफ बन गए, लेकिन किस एरिया में वर्क कर रहे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन इस समय बहुत ही दिक्कत हो गई है। एंड पेशेंट्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। जैसे डायरिया है, तो डायरिया, आम डायरिया भी है, साथ में कोरोना आ गया तो उसको लोग कह रहे हैं ये कोरोना वाला डायरिया है, डायरिया का प्रेजेंटेशन कोरोना में। तो अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि अभी आते आते, क्योंकि स्किल्ड डॉक्टर्स केवल इंडिया में है, लेकिन उनको लेजिस्लेटिव से वो सेपरेट किया गया। जी ठीक है सोनकर साहब, ये समस्या है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फिलहाल हमने आंकड़ों का जिक्र कर लिया, आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कई भ्रम ऐसे हैं, कई बातें जनता जानना चाहती है। सोनकर साहब, हम ब्लैक फंगस का जिक्र पहले भी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैक फंगस आखिर कितना खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को राजस्थान में मिला है। कई एक राज्य ऐसे हैं जहां से खबरें सामने आई हैं और ब्लैक फंगस को लेकर तमाम बात ये कही जाती है कि आंखें लाल हो जाया करती हैं, और कोरोना पेशेंट की हम कुछ कुछ ऐसे पेशेंट देख भी रहे हैं जिनकी आंखें लाल हो रही है। तो क्या मान लिया जाए कि ब्लैक फंगस का ये लक्षण है या कोरोना का ही लक्षण है और ब्लैक फंगस की ओर बढ़ रहा है? क्या ऐसा कहा जाए? नहीं है ये। अगर आप 2020 में भी आप देखेंगे तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर रितु मैडम का एक ऑलरेडी ऑप्थेल्मिक में पेपर आया हुआ है कि आई सर्च में भी कोरोना के केसेस पाए गए हैं, और उन्हें एक सजेस्ट ये कहा कि आई सर्च भी कैन बी अल्टरनेट सैंपल एज वेल फॉर द कोरोना डायग्नोस्टिक। तो ये पहले भी चीजें रिपोर्ट हुई हैं और ये चीजें अभी लाइमलाइट में आ रही हैं। जब नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं मैक्सिमम, तो लोग उस पर अटेंशन देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीजें पहले भी 2020 के टाइम पे भी ये मिली थी चीजें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत परेशान में जरूरत है, ये कोरोना का भी एक सिम्टम हो सकता है, और इसको हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स को सीरियस ले रहे हैं चीजों को, कि अगर ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उसको भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी प्रोबेबल केस हो सकता है कोरोना का, तो इसको भी डायग्नोसिस के उसमें पैटर्न में लाया जाना चाहिए। तो ये भी एक एड ऑन सिम्टम है, ये नहीं कहा जा सकता कि यही एक सिम्टम है, बट ये भी एक सिम्टम हो सकता है कोरोना के केस के लिए। लेकिन लोगों को ये कब पता लगे? क्योंकि आंख तो अगर रेड हो जाती है तो लोग समझते हैं हाँ कि एक लक्षण तो हो ही सकता है, लेकिन जब ब्लैक फंगस की ओर वो बढ़ता है, क्योंकि तकरीबन ऐसी भी नौबत आ जाती है कि आंख तक निकालनी पड़ जाती है, ऐसे में लोग कैसे समझे कि हम हाँ उस स्टेज तक जा रहे हैं? लोग कैसे समझे?
हर चीज दो चीजें, एक तो हमारे यहाँ जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, अवेयरनेस है, वो उसमें कई सारी खामियां हैं। एक तो हम जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जब होस्ट मिलता है वायरस को तो 5 दिन पहले मिलता है, फिर हमें जब सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं तब तक उस वायरस को 5 दिन हो चुका होता है इन्फेक्ट करिए। तो जो हम जिस दिन हम 0 डे समझते हैं वो 0 डे कब होता है जब हमें सिम्टम दिखाई देता है। तो हम पीछे तो नहीं जा सकते, तो 0 डे पर सिम्टम दिखाए तो वो हम शुरू से कहा गया है कि अर्ली डायग्नोसिस को तवज्जो दी जाए। तो जैसे ही आपको सिम्टम मिले, कुछ भी ऐसा सिम्टम्स मिले, आप उसको ये मान के चलिए कि ये प्रोबेबल सिम्टम हो सकता है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर पॉसिबिलिटी हो डायग्नोसिस की तो वो सिंपल कलेक्ट करवाएं। और उसके साथ साथ आई जो रेड आइज के अलावा भी और भी आपको सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसे कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो जो नंबर ऑफ बनाए गए हैं लिस्ट में कि ये सिम्टम हो सकते हैं, उसके अगर और भी एडिशनल कोई सिम्टम मैच करते हैं तो आप अपने को सस्पेक्टेड केस मान के जरूर आप डायग्नोसिस के लिए जाएं, इसको इग्नोर ना करें। बिल्कुल। शुक्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि चलिए तीसरी लहर की तो हम बात कर ही रहे थे और ये कह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन हम दूसरी लहर के बीच भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। अब जो खासकर दूसरी महिलाएं हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, जो अभी अभी जन्मे हैं, 1 महीना हुआ है या फिर 1.25 महीना हुआ है, उनको और भी टीका लगना है, पोलियो का टीका हो या फिर कोई और दूसरा टीका हो। अब वो अस्पताल में इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि अगर हम अस्पताल के अंदर जाएंगे तो वाकई कहीं कोरोना की बीमारी हमारे बच्चे को न लग जाए। ऐसे में वो क्या करें, क्योंकि टीका तो लगवाना है, बच्चों को अन्य बीमारियों से बचाना है, तो ऐसे में क्या करें वो लोग? देखिए, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा और ये रोज हम लोग झेल रहे हैं। इसमें ये है कि होम सर्विसेज शुरू कर दें या फिर ऐसे जगह बना लें जहाँ पे क्वारंटाइन टाइप का प्लेस हो, आइसोलेटेड प्लेस हो, और वहाँ पे टीकाकरण कराएं, क्योंकि 1 महीना 2 महीना का अंतर काफी मायने रखता है न्यू बॉर्न में या अप टू 6 मंथ या 12 ईयर। तो ये टीकाकरण के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी बनना होता है और ये एक्सपेरिमेंटेड और एविडेंस बेस्ड वर्क है। नहीं सकते सब सिवा उन लोगों को सलाह दे देंगे। जी बिल्कुल। सोनकर साहब, इसी से जुड़ा मेरा आपसे भी सवाल रहेगा, क्योंकि जब हम बच्चों का जिक्र करते हैं तो लगातार हम आपसे डिस्कस पिछले प्रोग्राम में भी कर रहे थे कि बच्चों को कोरोना संक्रमित होंगे तो आखिर बचाया कैसे जाएगा, लेकिन बच्चों को घर में कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे और जंक फूड ज्यादा खाते हैं बच्चे, और अगर कोई दवाइयां होती हैं तो उनका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। काढ़ा है, हम जैसे युवा हैं, युवा वर्ग को काढ़ा दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, पर बच्चे उसका इस्तेमाल कम कर पाते हैं। तो आखिर हम बच्चों को कैसे वो चीजें दें ताकि बच्चे हमारे बच सके और बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं बेहतर हो सके कोरोना को लेकर। तो कैसी कौन सी वो चीजें हैं जो माँ बाप इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को कोरोना से बचा सकें? सोनकर साहब, देखिए हर इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है वो तो आपको देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल कोविड नहीं है, नॉन कोविड भी हॉस्पिटल है, तो आपको एक पेरेंट्स के हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ आपका बच्चा सेफ है और कहाँ हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज जो वो बच्चे जिनको पेरेंट्स को ध्यान रखना है, तो कुछ मेडिसिन ऐसे भी हैं जिसका डोज कम करके उनको प्रोटेक्टिव मेजर दे सकते हैं। अगर बच्चे को कोई सिम्टम आ रहा है या कोई बच्चे को लगता है कि आपका एक्सपोज हुआ है या फैमिली में और कोई है, तो आप उन बच्चों को मेडिसिन जो गाइडलाइन के तहत दी जा रही है उस मेडिसिन को दे सकते हैं ऑप्टिमम डोजेज में। तो जो एडल्ट का डोज है उससे कम डोज में आप उसको दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे हेल्थ हाइजीन की हो, या फिर भाप का खाना का, ये सभी चीजें आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद के सुपरविजन में करनी है ये चीजें और एक ऑप्टिमम डोज में करनी है। ये नहीं कि वो आप एडल्ट डोज वाला ही बच्चों के डोज में भी शामिल कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बारीकियों का आप ध्यान रखेंगे बीइंग ए सिंसियर पेरेंट, तो बहुत ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इन केस से दिक्कत आती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि इनिशियल सिम्टम आते ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। और ये भी पैनिक नहीं होना है कि एकदम से हम हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। बिल्कुल, ये बातों को ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और जनता सुन रही है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको समझा जाए। लेकिन शुक्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम डिस्कस हार्ट अटैक को लेकर भी कर रहे थे कि हार्ट अटैक की ज्यादा हम तस्वीरें देख रहे हैं जब कोरोना पेशेंट होता है और हार्ट अटैक उसे आ जाता है और हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन लक्षण के हम जिक्र कर रहे थे पित्त का भी, और कई अनेक ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। क्योंकि कल ही हमारे पास एक कॉल आया था शाम के समय कि दरअसल उसे सिर्फ खुजली हुई थी और
खुजली हुई तो तकरीबन वो ठीक ठाक था, फिर भी उसने कोरोना टेस्ट कराया तो उसको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये जो माइंड सिस्टम है, जो सिम्टम आ रहे हैं छोटे छोटे, तो क्या वाकई इससे लगता है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो उसे कोरोना टेस्ट ही करवाना चाहिए ताकि उसे पता लग सके हाँ मुझे कोरोना है, या फिर कोई और उपाय भी किया जा सकता है कि जिससे कोरोना से बचा जा सके? शुक्ला साहब देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछा, क्योंकि सेग्रीगेशन करना और उस पर ठप्पे लगाना अलग बात है। 90% से ज्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन है दिल्ली में, और आप सबको आप टेस्ट कराते रहिएगा तो आप आज निगेटिव है 2 महीना बाद पॉजिटिव होगा, आज पॉजिटिव है 10 दिन बाद निगेटिव हो जाएगा, 15 दिन बाद निगेटिव हो, ये रीसाइकिल पूरे समाज में चलता रहेगा। क्योंकि इसका एस्टिमेशन हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया है कि 2030 तक इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन इसमें चूंकि हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं, इसलिए कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर लेंगे। हर चीज पे ये नहीं लेवल लगा देना कि कोरोना है इसलिए हार्ट अटैक हो गया, या कोरोना है तो ये सिम्टम आ गया। पहले भी बहुत कई 100 सालों से किताबें लिखी जा रही हैं, उसमें कोरोना का जिक्र नहीं है, लेकिन एक तरीके से उनके अलग अलग साइन सिम्टम है। आदमी का हार्ट थोड़ी बदल गया है, आदमी का लंग्स थोड़ी बदल गया है, लेकिन ये ऊपर से इन्फेक्शस डिजीज आ गई है। जैसे अभी आपने बात किया ब्लैक फंगस का, तो ब्लैक फंगस कॉक्सीडोमाइकोसिस फैमिली का होता है, वो अलग से आता है। वो कब आता है? जब इम्यूनिटी कम होती है। ट्यूबरकुलोसिस में भी इम्यूनिटी कम होती है, एड्स में भी कम होती है, कैविटी कोई बन गया उसमें भी कम होती है, तो ब्लैक फंगस आ जाता है फेफड़े में। वही ब्लैक फंगस कार्निया पे आ जाता है तो कार्निया पूरा डैमेज कर देगा। फंगस चूंकि बहुत डीप होता है तो पूरी आंख को निकालनी पड़ती है, लेकिन ये इसका कारण कोरोना नहीं है। कोरोना इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन किया, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम थी, आपने टीका नहीं लगवाया होगा और तो आपको अटैक किया। लेकिन ये सारे वर्क उस कंडीशन में होगा, रूटीन में, क्योंकि पैंडेमिक में कानून लागू होता है, इसमें पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट का हाथ होता है। वो चाहे जैसे मोड़े उस तरीके। क्यों? क्योंकि डेथ होता है, डेथ में पेशेंट और डॉक्टर दोनों को सेग्रीगेट करना और बचाना इसमें लीगल होता है। जी बिल्कुल। लेकिन सोनकर साहब, ये जो शुक्ला साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अटैक तो करता ही है, लेकिन जब हम वैक्सीन का जिक्र करते हैं तो अभी भी लोग हैं, क्योंकि हम भी बातचीत करते हैं लोगों से, तो लोग ही कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा डर लग रहा है। युवा खासकर जब रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि जब हम बुजुर्गों को सुनते हैं, अपने परिवार वालों को सुनते हैं, तो कहते हैं कि हाँ उन्हें बुखार हुआ और कहीं ना कहीं एलर्जी टाइप की भी हुई। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई परेशानी भी हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों को हमने देखा, हम वैक्सीन तो पूरी तरीके से कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे बुखार हुआ, वो ठीक भी हो गया, लेकिन कुछ एलर्जी की समस्या भी आ रही है। क्या वैक्सीन लेने पर ऐसा भी है क्या? क्योंकि लोग कह रहे हैं। देखिए, हर चीज लोग कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। पहली चीज ये है कि पोस्ट वैक्सीनेशन से आपका जो प्रोटेक्टिव कवच बन रहा है उसको आपको समझना होगा। बिल्कुल। इसलिए वैक्सीन अपना जरूर लें। जैसा अभी डॉक्टर शुक्ला सर ने भी कहा कि जो ब्लैक फंगस को लेकर जब वैक्सीनेशन हुआ होता और एंटीबॉडी उनकी बॉडी में कोरोना होती तो उसमें रिस्क नहीं होती कि आंखें निकालने की समस्या आ जाती है। दूसरी चीज इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक तभी हो रही है ना जब आपके पास प्रोटेक्टिव थिंग्स नहीं है। और प्रोटेक्टिव कौन करेगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ से डेवलप होगी? वैक्सीन से, या फिर आप कोविड पॉजिटिव क्योर रहे हों। तो इस सब चीजों को आपको समझना होगा। कोविड क्योर भी नहीं है और आप वैक्सीनेशन की तरफ भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप अपने जीवन को खतरे में तो डाल ही रहे हैं। उसके अलावा आपके जो सगे संबंधी हैं, परिवार, उनको भी खतरे में डाल रहे हैं कि आप इन्फेक्ट होंगे तो वो ट्रांसमिशन आपके फैमिली में भी जाएगा, आपके दोस्त में भी जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर इतना क्रंच है कि हर किसी को बचा पाना मुश्किल है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले तो वैक्सीन जरूर लें। दूसरी चीज आ रही है पोस्ट वैक्सीनेशन में भी इन्फेक्शन। तो पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी एक टाइम टेंडर है जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है। वो टाइम को अचीव करने में भी समय लगता है। एक तो वो टेन्योर है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर वैक्सीन एंटीबॉडी डेवलप ही हो जाए पोस्ट वैक्सीनेशन में। अभी जो हमारे वैक्सीन है, हम जो क्लेम किए हैं कि 80% है, कहीं ना कहीं 20% भी ऐसे लोग हुए हैं जिसमें प्रोटेक्टिव कवच कंप्लीटली नहीं मिल पा रहा है। तो वो प्रोटेक्टिव कवच में भी वो ऐसे रेयर केस हो सकते हैं जिसमें ये आप साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं या एडवर्स आउटकम की बात कर रहे हैं, वो उन 10 to 15% में लोग हैं। तो
ये रेयर केस नहीं सोनकर साहब, अपील तो हम भी कर रहे हैं कि वैक्सीन आप लगवाएं, और डॉक्टर भी कह रहे हैं और कारगर है, क्योंकि हमने देखा फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगवाई गई तो अभी बिल्कुल वो सेफ है, एक आध केस ही सामने आ रहा है। लेकिन जब हम वैक्सीन का जिक्र करते हैं तो वैक्सीन को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं जो कहीं ना कहीं दूर करनी होगी, क्योंकि वैक्सीन कारगर है ये तो समझाना होगा ही, लेकिन लोग कहीं ना कहीं शिकायतें कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर ये है, वैक्सीन को लेकर वो है, तो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा लोगों को। जी देखिए, पहली चीज आपको जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको फीवर आता है वैक्सीन के बाद, कि आपके लिए पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन आपके लिए, आपके बॉडी को में जो अगर वायरस है ऐसी चीजें हैं तो होस्ट को रिकॉग्नाइज करके वो एक्टिव मोड में आ गया है। मेरी एक व्यक्तिगत स्टडी कहती है कि जितने लोगों को फीवर आया पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद विद इन 2 days और 3 days, अगर हमने जब उनका एंटीबॉडी टाइटर किया तो उनके एंटीबॉडी टाइटर की जो वो है ऑप्टिमम डोज के बाद इतनी हाई है, 100, 150, 200 तक की एंटीबॉडी हमें टाइटर मिले। दैट मींस अगर हम उनको वैक्सीन ना भी दें तो साल भर के लिए प्रोटेक्टेड है। तो जिनको जिनको फीवर आया, मोर देन 98 to 99% लोगों को फीवर आने के बाद उनमें जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ उसके बॉडी में वो काफी हाई है, कंपैरेटिवली दो जिनको फीवर नहीं आया है। ये एक पॉजिटिव साइन है। फीवर आ रहा है तो उसे घबराना नहीं है। और एक चीज, पहली चीज और बताऊंगा, अगर फीवर के बाद वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आता है तो वो फीवर बिलो 100 होगा। अगर कोरोना का फीवर होगा तो वो हाई ग्रेड फीवर होगा, 100 के एबव होगा। वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर होगा वो 100 के बिलो ही होगा, इसलिए घबराना नहीं। अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद फीवर हाई जाता है, 100 के एबव जाता है, हाई ग्रेड होता है, तब जरूर एक बार डाउट मान करके आप। लेकिन सोनकर साहब, कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है जो कहा जा रहा है कि 6 महीने एंटीबॉडीज रहती है, साल भर एंटीबॉडीज रहती है। तो मान लीजिए अगर किसी को वैक्सीन लग गई है, उसके अंदर साल 1.5 साल एंटीबॉडीज बन गई हैं और उसके बाद कोरोना फिर भयावह रूप में आता है, तब क्या किया जाएगा? क्योंकि ये सवाल है जो भ्रम कहीं ना कहीं दिलों से दूर होने चाहिए जनता के। तो काफी जेन्युइन है और ये सवाल के जवाब होने चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन की जो मैंने जैसा बोला कि एंटीबायोटिक की टाइटर जो है आपकी बॉडी में वो कितना है, उसके हिसाब से एक आप प्रोटेक्टिव टेन्योर आपका बढ़ गया। उसके बाद आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो वो भी एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डेवलप करेगा, तो आपका जो टेन्योर है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक स्टडी आई है कि पोस्ट वैक्सीनेशन आप 1 ईयर तक प्रोटेक्टेड है। अगर आपकी वैक्सीन अच्छी तरह से डेवलप हो गई है पोस्ट कोविड में, चाहे वो सिम्टोमेटिक केस रहे हो या एसिम्टोमेटिक केस रहे हो, वो आपके लिए एक एडिशनल है। और जिस तरह से म्यूटेंट चेंज हो रहे हैं, तो अगर वैक्सीन आपकी ज्यादा ऑप्टिमम नहीं बना है तो आप वैक्सीन क्योर होने के बाद आप 1 महीने बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबॉडी टाइटर करा के लेंगे तो आपके लिए एडिशनल वैल्यू हो जाएगी कि आपको बस कुछ एंटीबॉडी आपके पोस्ट कोविड की वजह से जनरेट हुआ और कुछ आपने वैक्सीनेशन से जनरेट किया, तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोटेक्शन का जो टेन्योर है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब नेक्स्ट वेव आएगी उसके हिसाब से सोचा जाए, क्या पता वो जो थर्ड वेव हो उसका वायरस का इतना म्यूटेशन हो गया तो वो खुद ही इनइफेक्टिव हो जाए। दूसरी चीज, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है वो हो सकता है मोर देन 70% लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें तो ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव साइन भी हैं, इससे घबराना नहीं है कि थर्ड वेव आएगा तो ऐसा एकदम अचानक हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, ये महामारी है। महामारी में हमें ये बात को भी समझना पड़ेगा कि महामारी में हम जिनको बचा पा रहे हैं या बचा रहे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। अगर आप भूतकाल में देखें तो महामारी आने के बाद गांव के गांव शहर साफ हो जाया करते थे, क्लास उठाने के लिए लोग नहीं रहते थे। अभी महामारी में हम मैक्सिमम लोगों को बचा पा रहे हैं, तो यह इसको पॉजिटिव साइन मानिए और इसको अप्रिशिएट करिए, इसको प्राउड फील करिए कि हमारे यहाँ मिनिमम कैजुअलिटी है। यानी सकारात्मक तौर पर लेना होगा, और हम भी अपील करेंगे लोगों से कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और आप समझ गए होंगे सोनकर साहब क्या कह रहे हैं। शुक्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि फेफड़ों पर सीधे अटैक कोरोना कर रहा है। अब जब तीसरी लहर होगी, तीसरी लहर आएगी, तो क्या उसका वेरिएंट बदल सकता है, कोरोना का वेरिएंट बदल सकता है? अभी फेफड़ों पर अटैक कर रहा है और कहीं ऐसे तस्वीर सामने आए कि अभी ऑक्सीजन की हमारे पास ज्यादा जरूरत है, हम ऑक्सीजन की तस्वीरों को बदल रहे हैं और पूरी हो रही है, देश भर के हम अंदर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो रही है। लेकिन तीसरी लहर में कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसको लेकर भी हमें तैयार रहना होगा, ताकि तीसरी लहर में हम ये ना सोचे कि हाँ हमें विदेशों से मदद चाहिए या कहीं और से मदद चाहिए, और हम पूरी तरीके से तैयार रहें। खैर, वैक्सीनेट तो करना ही है लोगों को, लेकिन और क्या उपाय होने चाहिए? शुक्ला साहब, के बहुत ही बढ़िया और साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा। ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। जैसे जो भी वायरस आए तो कुछ तो लीवर तक सिमट गए, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ई, उसी का हेपेटाइटिस का ही भी जो है वो ई वायरुलेंट है, वो आंतों पे इफेक्ट आता है। ये जो है वो ब्लड में भी आ जाता है और लीवर में भी आता है।
उसी तरीके से पोलियो जब आया था वो केवल जीआईटी पे था, बाद में वो इस पर नर्व्स पे आने लगा तो पैरालिसिस होने लगी। उसी तरीके से रेबीज का था, रेबीज का भी ऐसे ही आया और बाद में केवल नर्व पे लोकलाइज हो गया। टेटनस आया था, टेटनस पहले मसल्स पे आया, उसके बाद नर्व पे आया, ये घोड़ों में पाया जाता था। तो ये सारे जो है जानवरों से ही आया है, ये भी जानवर से आया है। तो अब इसका क्या फ्यूचर होगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने यही बताया कि नेक्स्ट जो वायलेंट आ रहा है, क्योंकि ये बायो सेंसिंग और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क चालू हो गया है, काफी रिसर्च होने लगा है कि वो ऑप्टिकल मेथड से डायरेक्ट ऐसे देख के ही दूर से बता दे, या ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये वो है क्या कोरोना है, कोरोना 1 2 3 4 इस तरीके से कैटेगरी बना दी जाएगी। तो हो सकता है कि डायरेक्ट कार्डियक पे भी अटैक होना शुरू हो जाए, क्योंकि मायोकार्डाइटिस की काफी चीजें वायरस के कुछ हैं जो डायरेक्ट मायोकार्डियम माने हार्ट के मसल्स पे वर्क करते हैं और मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाती है, जिससे कि डेथ हो जाता है, सडन डेथ, एसओडी कहते हैं उसको। तो अब ये सब चीजें संभव है, लेकिन हम निगेटिव क्यों सोचे, हम ये सोचे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है और प्लेनेट का अपना एक सिस्टम होता है, वो कुछ ही लोगों को एडजस्ट करेगा, कभी ऑक्सीजन कम कर देगा, कभी पानी कम कर देगा, कभी टेम्परेचर कम कर देगा या बढ़ा देगा, वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर पाएगा। हम लोगों को इसमें एक गुलाम की तरह रहना है और अपने डॉक्टरों के हिसाब से, अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। आप जीत नहीं सकते। अगर इस तरीके का कोई सोचता है, आज हम वैक्सीन दे के रोक सकते हैं, फिर दूसरा वायरस आ जाएगा। इस तरीके से अरबों वायरस है। जी बिल्कुल, छोटा सा जवाब सोनकर साहब, समय बहुत कम है, आपसे भी इसी सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि सकारात्मक सोच तो हमें रखनी है, वैक्सीन लगवाना है लेकिन घबराना नहीं है। तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके की सोच हो रही है, जनता को घबराना नहीं होगा, परिवार का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, लेकिन घबराना नहीं है। फटाफट से जो वैक्सीनेशन ड्राइव और हेल्थ हाइजीन की बात वो चली रही है, कहीं की पॉजिटिव थॉट प्रोसेस भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो उस आपकी इम्यूनिटी ही आपका बच है, उसको बूस्टअप करके मेडिटेशन करना हो, चाहे योगा करना हो, चाहे पॉजिटिव थॉट रखना हो, ये सारी चीजें करते रहिए और एक फेथ रखिए। फेथ ही आपका पॉजिटिव मूव है, जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो डॉक्टर जो बता रहे थे, यानी डॉक्टर की सलाह को आप अपनाइए और कोरोना को दूर भगाइए, और हम एक्सपर्ट को बिठाते रहेंगे, डॉक्टर को बिठाते रहेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि आपको आखिर क्या करना है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना की सुनामी है। और जिस तरीके से सोनकर साहब बता रहे थे, शुक्ला साहब बता रहे थे कि आपको क्या क्या करना होगा, और आप नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि जंग थोड़ी लंबी है लेकिन लड़ी जाएगी, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ सामान्य होगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां आई हैं जो अभी तक रही हैं लेकिन उसका इलाज संभव हो पाया है। फिलहाल एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।